हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक बच गया है कोऑर्डिनेटिंग, उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बचता है इस कैटेगरी के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन में आपका आता है क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, नर्सिंग ऑडिट क्या होती है, इसको हम समझेंगे। और नर्सिंग ऑडिट जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? ये वो मेथड्स होते हैं, ये वो स्ट्रेटेजी होती है, ये वो एक्शन होते हैं जिनको कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है? ताकि आप अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो उसको आप बेटर बना सकें, उसको आप स्टैंडर्डाइज बना सकें। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस और actions which are implemented to enhance the quality of your product और सर्विसेज। अगर हॉस्पिटल है तो क्या रहेंगी, उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? हॉस्पिटल का सर्विसेज रहेंगी। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज रहेंगी। और अगर कोई कंपनी है तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? जैसे कपड़े बनाने वाली कंपनी, गारमेंट कंपनी है तो जो क्लॉथ रहेंगे उसका प्रोडक्ट रहेगा। जूते बनाने वाली कंपनी है तो उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? शूज रहेंगे। तो या तो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विसेज हो सकती है, तो हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं साथ में। तो बात करेंगे दोनों की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की। तो हम फोकस किस पर रखेंगे? सर्विसेज पर रखेंगे फोकस, क्योंकि हमारा काम किससे है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट से है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? हम चाहते हैं कि हम पब्लिक को बेस्ट क्वालिटी की नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेस्ट क्वालिटीज की मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। और इसके लिए क्या है, हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे एक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे एक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करती है? एनहांस करती है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करती है? एनहांस करती है, बढ़ाती है। तो ये वो तरीके होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। इसमें और क्या क्या आता है? इट इज असेसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने बनाए थे, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, उनके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना। तो इट इज टू असेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मेकिंग प्लान टू improve and again evaluate। ठीक है, आप क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करोगे, जो कि आपका प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है उसका अकॉर्डिंग चेक करोगे। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर ये चीज तो हमने किस में की थी? कंट्रोलिंग में की थी। क्योंकि कंट्रोलिंग में भी हमने क्या किया था? इट इज द असेसमेंट द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया, ये हमने कहा था। लेकिन बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। किसमें? कंट्रोलिंग में, ताकि हम उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सके अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है। तो सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए आपको। कंट्रोलिंग में हम एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्वालिटी में हम सर्विस की या प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेंगे अगेंस्ट द, दोनों में कंसेप्ट क्या है, अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो आप जिस क्वालिटी की सर्विसेज देना चाहते हो, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप चेक करोगे। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो प्लान करोगे, मेकिंग प्लान टू इंप्रूव एंड अगेन इवेल्युएट। तो जब तक आप फाइनल क्वालिटी तक नहीं पहुंच जाते, फाइनल क्वालिटी चेकअप तक नहीं पहुंच पाते, तब तक आपको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब हो गया कि हमने इस प्रोडक्ट को हमारे प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया के द्वारा चेक कर लिया है। अब जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एक मार्का लिखा आता है क्वालिटी चेक, क्यूसी का एक सिंबल आता है। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी चेक्ड। क्वालिटी चेक का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जितना स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट देने का वादा करती है, उन सभी स्टैंडर्ड्स को इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ मैच कर लिया गया है, तो वो होता है क्वालिटी चेक। तो क्वालिटी चेक का मतलब होता है कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपने सेट ऑफ क्राइटेरिया के साथ, अपने प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड के साथ मैच कर लिया है, और ये प्रोडक्ट जो है उन मैच क्राइटेरिया के साथ मैच होता है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का, और क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें, क्वालिटी चेक में तो क्या क्या आपने चेक कर लिया। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या कर रहे हो आप, दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस और एक्शन which you have to implement to improve the quality of your product और services, ठीक है। तो एक्शन जो होगा वो तो हो गया क्वालिटी एश्योरेंस, और एक प्रोडक्ट बनने के बाद आप उसको चेक कर रहे हो, वो हो गया क्वालिटी चेक, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए तो हो गया क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेक, और मैन पावर के लिए क्या हो गया आपके लिए, कंट्रोलिंग। तो दोनों में बेसिक माइनर सा डिफरेंस है, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग ऑडिट की। नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, इट इज असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। अलग अलग प्रकार के ऑडिट होते हैं। ऑडिट का मतलब होता है असेसमेंट, ठीक है। ऑडिट का मतलब होता है असेसमेंट। फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं तो वहां पर वो फाइनेंशियल असेसमेंट करते हैं। नर्सिंग ऑडिट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग ऑडिट का मतलब है कि जो स्टाफ नर्सेज द्वारा या नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा पेशेंट को जो नर्सिंग केयर दी जा रही है, उस नर्सिंग केयर की क्वालिटी को चेक करना, इवेल्युएट करना। तो इट इज द असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ और एम्प्लॉय टू द पेशेंट। क्लियर है। तो वो कहलाता है क्या, नर्सिंग ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर से रिपीट हो सकता है कि नर्सिंग ऑडिट एक्चुअली में होती क्या है। तो ऑडिट का मतलब हम जनरली ये समझते हैं, क्योंकि ऑडिट वर्ड जो होता है वो अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। ऑडिट वर्ड जो होता है वो अकाउंटिंग में यूज किया जाता है कॉमनली, और उसका मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को चेक करना, कितनी इनकम हुई, कितना आउटपुट हुआ, कहीं कोई घपला तो नहीं हुआ, कहीं कोई जो है एक्स्ट्रा ऐसी कोई एंट्री तो नहीं है जो एंटर करने से रह गई हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके कहलाता है ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट जनरली जो है वो अकाउंटिंग में यूज किया जाने वाला शब्द है, लेकिन अगर हम नर्सिंग ऑडिट की बात करें तो यहां पर इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से नहीं है। यहां पर इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को चेक करना। आप ये देखना चाहते हो कि नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड की जा रही है वो अप टू द स्टैंडर्ड है या नहीं है। सो दैट इज द नर्सिंग ऑडिट। अब हम बात करते हैं स्टाफ डेवलपमेंट की। तो स्टाफ डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज द एक्टिविटी डिजाइन्ड टू डेवलप द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म ए जॉब और टास्क। किसी भी जॉब या टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, उन स्किल्स को डेवलप करना। किसी भी जॉब या टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट करना। तो इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना या स्किल्स डेवलप करना वो कहलाता है क्या, स्टाफ डेवलपमेंट। मतलब आप अपने स्टाफ को
अप टू डेट रखना चाहते हो, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती हैं उन टेक्नोलॉजी के साथ स्टाफ को इक्विप्ड रखना चाहते हो, और चाहते हो कि स्टाफ जो है वो उन नई टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखे ताकि आपके पेशेंट को बेटर केयर दी जा सके। ठीक है, या कोई स्टाफ जो है वो सीपीआर मतलब इमरजेंसी यूनिट में काम करता है जहां पर सीपीआर की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहते हो कि आपके स्टाफ द्वारा दिया जाने वाला सीपीआर वो स्किल्ड हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि स्टाफ के अंदर नेसेसरी स्किल्स जनरेट करे वो कहलाता है क्या, स्टाफ डेवलपमेंट। अब स्टाफ डेवलपमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इन सर्विस एजुकेशन और दूसरा होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 1 डे का भी हो सकता है, 2 डे का भी हो सकता है, 3 डे का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, या 1 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो पर्टिकुलरली उसी स्किल्स पर फोकस करेगा जिस स्किल्स को हमें स्टाफ के अंदर डेवलप कराना है। इन सर्विस एजुकेशन ड्यूरिंग द जॉब करते करते कोई पर्टिकुलर टास्क स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है वो टास्क स्किल्ड हो, क्वालिटी का हो, तो उसके लिए हम एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द जॉब में रहते हुए, वो कहलाता है क्या, इन सर्विस एजुकेशन। तो सर्विस में रहते हुए अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एजुकेशनल प्रोग्राम्स उपलब्ध करा रहे हैं तो वो कहलाता है इन सर्विस एजुकेशन। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, सेमिनार आ जाएगा, वर्कशॉप आ जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अगर जो एम्प्लॉय है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, हायर डिग्री लेना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, पर्टिकुलर जैसे उसने जो अपनी बेसिक डिग्री ली है उसी डिग्री को अगर अपग्रेड करना चाहता है तो उसके लिए उसको फिर से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के और एक न्यू डिग्री उसको लेनी पड़ेगी, वो कहलाता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है वो जॉब के साथ साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसीज पर। अगर हॉस्पिटल चाहता है कि आप हमारे हॉस्पिटल का हिस्सा बने रहिए, आप हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने रहिए और साथ के साथ आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कीजिए, तो उस वक्त जो हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपने खर्चे पर अपने एम्प्लॉयज को हायर एजुकेशन के लिए भेज सकता है। और अगर हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता तो कैंडिडेट स्वयं अपने खर्चे पर हायर एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो पूरा क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में पूरा का पूरा फॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, जॉब कर लिया और जॉब करने के बाद आपने कहा कि हमें हायर डिग्री लेनी है, तो आप क्या करोगे, एमएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लोगे। तो एमएससी नर्सिंग आप कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन। लेकिन ड्यूरिंग द जॉब अगर हॉस्पिटल जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि आपके अंदर नई स्किल्स का डेवलपमेंट हो, तो वो कहलाएगा क्या, इन सर्विस एजुकेशन। क्लियर है, इन सर्विस एजुकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इन सर्विस एजुकेशन क्या होती है वो आपके समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस of procurement, planning, storage. It is the process of planning, procurement, storage and controlling of material needed for providing services or development of, या इसको अपन कहें मोर एक्यूरेटली, इट इज द
प्रोवाइडिंग सर्विसेज और प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स को प्लान करना, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है उनको खरीदना, परचेज करना, दैट इज प्रोक्यूरमेंट, उनको स्टोरेज करना और अपनी जरूरत के अनुसार उनको यूज करना, मतलब उनको कंट्रोल करना। ठीक है, किसके लिए? ताकि आप सर्विसेज दे सको या फिर जो भी आपको प्रोडक्ट डेवलप करना उस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर सको। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है या कोई सर्विसेज देना है। तो अकॉर्डिंग टू है, हमने ऑब्लिक लगा के लिखा है, तो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल नीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको उसको प्लान करना, परचेज करना, स्टोर करना एंड उसको उसके फ्लो को कंट्रोल करना, वो कहलाता है क्या? मटेरियल मैनेजमेंट। और इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन और क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि मटेरियल जो है, मटेरियल को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। मैनेजमेंट की भाषा में मटेरियल को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री कहा जाता है। तो मटेरियल लिख लीजिए चाहे इन्वेंट्री लिख लीजिए, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अब नेक्स्ट टर्म आती है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है वो मटेरियल मैनेजमेंट का या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो कहलाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये किससे रिलेटेड होता है? फ्लो ऑफ द मटेरियल। फ्लो ऑफ द मटेरियल मतलब मटेरियल का फ्लो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको उसको यूज करना चाहिए, पहले कौन सा आइटम यूज करना चाहिए, उसके बाद कौन सा आइटम यूज करना चाहिए। ठीक है, और उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जरूरत के हिसाब से कौन सा आइटम कितना परचेज किया जाना चाहिए, कितना यूज किया जाना चाहिए, कहां से लिया जाना चाहिए, इन सब के बारे में, इन सबको फॉलो करना वो कहलाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओवरऑल प्रोसेस हो गई, जबकि इन्वेंट्री कंट्रोल किससे रिलेटेड हो गई? मटेरियल के फ्लो से रिलेटेड प्रोसेस हो गई। कहां से खरीदा जाएगा, कितना खरीदा जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, दैट्स ओनली। ठीक है, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए हम इनको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहली टेक्निक आती है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस जिसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें 3 प्रकार के आइटम होते हैं, ए आइटम, बी आइटम एंड सी आइटम। ए आइटम में क्या रखा जाता है? वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड इन लिमिटेड नंबर। ऐसे आइटम जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत कम मात्रा में जिनकी जरूरत पड़ती है वो कहलाते हैं क्या? ए कैटेगरी के आइटम। जैसे आपका हो गया एमआरआई मशीन हो गया आपका, ठीक है, एमआरआई मशीन हो गया, डिफिब्रिलेटर हो गया, जिनकी कम जरूरत पड़ती है और जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। बी कैटेगरी आइटम ऐसे होते हैं जो कि ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ना ही उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे आपका हो गया आईवी इन्फ्यूजन पंप, आईवी इन्फ्यूजन पंप हो गया, कुछ मेडिसिन हो गई, इमरजेंसी मेडिसिन, जिन जो तो ना तो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ना जिनकी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सी कैटेगरी में वो आते हैं जो जिनकी वैल्यू भी कम होती है और जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, लो मॉनेटरी वैल्यू। तो ए कैटेगरी में क्या आते हैं? हाईली एक्सपेंसिव, रिक्वायर्ड इन लोअर नंबर। बी कैटेगरी में क्या आते हैं? नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव, नॉट रिक्वायर्ड इन हाई नंबर। सी कैटेगरी में कौन से आइटम आएंगे? ऐसे आइटम जिनकी मॉनेटरी वैल्यू कम होती है। जैसे आपको हो गया ग्लव्स, ठीक है, फोर्सेप्स, इसके अलावा गॉज। तो ये ऐसे आइटम है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू कम होती है लेकिन इनकी नंबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो यहां पर दोनों चीजें शामिल है एबीसी एनालिसिस में, कॉस्ट फैक्टर भी इंक्लूडेड है एंड रिक्वायर्ड नंबर भी इंक्लूडेड है। दूसरा एचएमएल एनालिसिस जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, और एचएमएल का मतलब क्या है? ये किसके अकॉर्डिंग आइटम को क्लासिफाई करता है? पहली जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी एबीसी एनालिसिस, उसमें कॉस्ट एंड नंबर दोनों इंक्लूडेड थे। इसमें केवल कॉस्ट के आधार पर आइटम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एचएमएल, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। तीसरी है वीईडी एनालिसिस, मतलब उनकी जरूरत कितनी ज्यादा है,
हॉस्पिटल के लिए उनकी रिक्वायरमेंट, उनका इंपॉर्टेंस कितना है। तो इंपॉर्टेंस के आधार पर तीन कैटेगरी है वीईडी एनालिसिस बी में, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं, वाइटल आइटम्स वो होते हैं जिनके बिना हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। अगर वो हॉस्पिटल से हट जाएं तो हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रभावित हो जाएंगी, हैम्पर्ड हो जाएंगी। आइटम विदाउट विच वर्क ऑफ हॉस्पिटल कैन हैम्पर सीरियसली, दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी टोलरेट। अगर है नहीं तो वो सहन नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है, आपका एमआरआई, आपका डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर, तो इमरजेंसी में काम आने वाले आइटम जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। ऑक्सीजन, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ऐसे आइटम जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से रिलेटेड है वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे? वाइटल में। दूसरी कैटेगरी इसेंशियल। इसेंशियल में वो आइटम आते हैं कि अगर जिनकी कमी हो जाती है तो हॉस्पिटल जो है कुछ टाइम के लिए उनको टॉलरेट कर सकता है। कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए काम चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आईवी फ्लूइड्स हो गया, आईवी फ्लूइड्स हो गया, पेन किलर्स हो गई, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गई। इसके अलावा आईबी पोल हो गया। तो ऐसा है कि 2-3 दिन तक हम काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको परचेज करना पड़ेगा। वो है आपकी इसेंशियल। तीसरी आती है डिजायरेबल कैटेगरी। तो डिजायरेबल कैटेगरी में वो आइटम आते हैं जिनके अगर नहीं भी हो तो भी आपका काम लंबे समय तक चल सकता है। जैसे आपका लेग्जेटिव, ठीक है, लेग्जेटिव मेडिसिन है, एंटासिड्स मेडिसिन है, या विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है वो आपके उसमें किस में आएंगी? डिजायरेबल आइटम में। तो अलग अलग कैटेगरी के आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। अब आपसे पूछा जो जाएगा वो केवल ये पूछा जाएगा कि वीईडी स्टैंड्स फॉर, वीईडी का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। नेक्स्ट इज एफएसएन एनालिसिस। ये है मूवमेंट ऑफ आइटम्स। आइटम का मूवमेंट कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। उसके बाद सप्लाई कहां से हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है? गोल्फ एनालिसिस, गवर्नमेंट सप्लाईज, ऑर्डिनरी सप्लाईज, लोकल सप्लाईज एंड फॉरेन सप्लाईज। उसके बाद सीजनल के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में काम आते हैं, तो सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल एंड ऑफ सीजनल आइटम्स, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, इसमें भी कम्युनिकेशन यूज होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन related to the procedure, services एटसेट्रा। आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बनती है उस इंफॉर्मेशन के बारे में दूसरों को इन्फॉर्म करना, सूचित करना। टिपिकली किसको? आपके सुपीरियर्स को। अब आपने जो भी प्रोसीजर्स किया है, जो भी परफॉर्मेंस किया है, जो भी एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी के बारे में अपने सुपीरियर्स को बताना। या आपने कुछ भी एनालिसिस किया है, ऐसा एनालिसिस जो कि हॉस्पिटल के काम का हो सकता है और उस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, उनके बारे में अपने सुपीरियर्स को बताना, वो कहलाता है क्या? रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग भी एक प्रकार का, रिपोर्टिंग में जो मेन एलिमेंट यूज होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो अपने लोअर लेवल वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको, उनके द्वारा हायर लेवल एम्प्लॉयज को, हायर लेवल मैनेजर्स को या सुपीरियर्स को जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग कहलाती है। तो इसका मेन एलिमेंट क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, जिसमें प्रोफेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो आपकी सर्विसेज है उनसे रिलेटेड जो की मैसेज होते हैं वो अपने सुपीरियर्स को ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? इट इज द फाइनेंशियल प्लान ऑफ
एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान होता है। पैसों से संबंधित अगर आप जो भी प्लानिंग करते हो, अभी हमने बात की थी मटेरियल मैनेजमेंट की, वो मटेरियल से संबंधित प्लानिंग थी। ह्यूमन रिसोर्स की हमने बात की थी, तो वो ह्यूमन स्टाफिंग की हमने बात की थी, तो वो किससे संबंधित है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से संबंधित है। ठीक है। मैनेजमेंट के 3 की एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैन, मनी एंड मटेरियल। 3 की एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? मैन मतलब मैन पावर प्लानिंग, जो कि हमने स्टाफिंग के अंदर पढ़ा था। दूसरा है मनी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, और तीसरा है मटेरियल, जो कि हमने अभी इससे पहले जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है। तो 3 की एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टाफिंग की हमने बात कर ली, मटेरियल की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी? मनी की बात करेंगे। तो मनी की बात करना मतलब क्या कहलाता है? बजटिंग। इसको और दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं इसको? प्लानिंग एंड आइडेंटिफाइंग द की एरियाज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसे की एरिया आइडेंटिफाई करना जहां से इनकम हो सकती है या जहां से खर्चा हो सकता है, तो उसके बारे में प्लानिंग करना और ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना, वो कहलाता है क्या? बजटिंग। मतलब कहां से आपकी इनकम होगी और कहां कहां आपको खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद कितना बैलेंस बचेगा, कितना आपको प्रॉफिट चाहिए एक साल के अंदर, क्या आपका टर्नओवर रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना, इन सभी चीजों को डिटरमाइन करना, इन सभी चीजों के बारे में प्लान करना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बजटिंग कहलाती है। क्लियर है? अब बजटिंग में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। एक आती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और दूसरी आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए, एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो दोनों टर्म में अंतर क्या है? कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? हॉस्पिटल से रिलेटेड है या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें क्या है कि आपने किसी सर्विसेज को देने में कितना खर्चा किया और उस सर्विसेज के बदले में आपकी कितनी इनकम हुई, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में कितना खर्चा हुआ और कितनी आपकी इनकम हुई, उसका जो रेशो है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जेड से। व्हाट इज जेड? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब मनी से रिलेटेड, सॉरी, इकोनॉमिक बेनिफिट। बेनिफिट मतलब कितना आपको लाभ हुआ, किसमें? पैसों के संदर्भ में, कितने पैसों का आपको लाभ हुआ, कितने रुपयों का आपको लाभ हुआ। दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, कितना आपका खर्चा आया, किसी पर्टिकुलर सर्विसेज को देने में कितना आपका खर्चा आया। जैसे आपने कोई सर्विसेज दी, आपने कैथेटराइजेशन किया, तो कैथेटराइजेशन को करने में आपका कितना खर्चा आया? सपोज कीजिए 500 रुपए का खर्चा आया, और कैथेटराइजेशन को जो था आपने 1000 रुपीज कॉस्ट किया पेशेंट से, तो नेट बेनिफिट कितना हुआ आपका? 500 रुपए। ठीक है। तो जेड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है? 1000। प्रेजेंट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, नेट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया आपका? 1000 हो गया, और इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी हो गई? 500 हो गई। तो जेड वैल्यू कितनी आएगी? 2। मतलब आपको 2 गुना, सॉरी, आपने जितना खर्चा किया उससे डबल आपको बेनिफिट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कितना आपने खर्चा किया और कितना आपको रिजल्ट्स में मिला, उसको एनालिसिस करना, उसका रेशियो निकालना, वो कहलाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब सस्ता नहीं होता। अगर हम बात करें क्या ये चीज कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जनरली हमारे माइंड में क्या आता है कि ये चीज सस्ती होगी, चीप होगी, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब चीप नहीं होता। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने जितने पैसे खर्च किए, क्या आपको बदले में उसी वैल्यू के बराबर आपको सर्विसेज मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है वो हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट से कैलकुलेट किया जाता है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जो होता है वो पेशेंट के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस को हम फाइंड आउट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्वाड्रेंट बनाते हैं, और वो क्वाड्रेंट क्या रहता है? जैसे आपने प्लेन ले लिया एक,
ये तो हो गया आपका कॉस्ट का प्लेन। इधर जाते तो कॉस्ट बढ़ती है और इधर जाते तो कॉस्ट कम होती है, तो इधर तो लेस कॉस्ट हो गई और इधर क्या हो गई, हाई कॉस्ट। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ये वाला जो प्लान है वो किसका है, इफेक्टिवनेस का। कोई भी सर्विसेज कितनी इफेक्टिव रही, तो ये सर्विस क्या है, लो इफेक्टिव रही, और ये सर्विस कैसी रही, हाई इफेक्टिव रही। ठीक है। अब ये इधर जो क्वाड्रेंट आएगा, अगर कोई सर्विसेज जिसकी इफेक्टिवनेस हाई है और कॉस्ट कैसी है, लो, हाई इफेक्टिवनेस एंड लो कॉस्ट, वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट नंबर के क्वाड्रेंट में आएगा। इधर वो सर्विसेज आएंगी जिनकी इफेक्टिवनेस तो हाई है लेकिन कॉस्ट भी कैसी है, हाई। इधर वो सर्विसेज आएंगी जिनकी इफेक्टिवनेस कैसी है, लेस, और प्राइस कैसी है, लेस प्राइस। और इधर वो सर्विसेज हैं अगर कॉस्ट जो है वो कैसी है, कॉस्ट तो हाई है लेकिन सर्विसेज के इफेक्टिवनेस कैसी है, हाई, लेस इफेक्टिवनेस एंड हाई कॉस्ट। तो ये चार क्वाड्रेंट में हम लोग बात करेंगे सर्विसेज के। हम ये एनालिसिस करेंगे कि पेशेंट ने जितना पैसा दिया उसके बदले में उसको उसके वैल्यू के बराबर या उससे अधिक इफेक्टिवनेस पेशेंट को मिलनी चाहिए। तो अगर सर्विसेज पेशेंट के लिए कैसे रही, तो अगर हम बात करें कि ऐसी सर्विसेज हमने दी कि उसकी इफेक्टिवनेस तो हाई थी और लो कॉस्ट कैसी थी, लो, तो ये सबसे क्या है, हो गया बेस्ट सर्विसेज में आ गया। पेशेंट क्या करेगा इसको कि उसको बेस्ट सर्विसेज मिली। ठीक है। हाई कॉस्ट, हाईली इफेक्टिव एंड हाई कॉस्ट, ये वाला क्राइटेरिया है। लेस इफेक्टिव एंड लेस प्राइस या लेस कॉस्ट। ठीक है। तो ये बेटर है क्योंकि उसको इफेक्टिवनेस हाई मिल रही है। सेकंड बेस्ट कौन सा रहेगा आपका, ये क्वाड्रेंट रहेगा। थर्ड बेस्ट कौन सा रहेगा, ये रहेगा। और सबसे बेस्ट ऑफ मनी वाला क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, वेस्ट ऑफ मनी, जिसमें इफेक्टिवनेस तो कम मिल रही है लेकिन पैसे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है। तो इसका एनालिसिस कहलाता है, ये क्या हो गया आपका, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सॉरी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट मतलब लाभ की बातें हो रही है पैसे के संदर्भ में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिवनेस की बातें हो रही है। क्लियर है। तो इस क्वाड्रेंट के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो सर्विसेज दी गई थी वो पेशेंट के लिए कितनी कॉस्ट इफेक्टिव रही। अब कुछ टर्म है हमारी नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन क्या होता है, इट इज द असेसमेंट ऑफ क्वालिटी सर्विसेज बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज द असेसमेंट और इवेल्यूशन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। अगर हॉस्पिटल है या कॉलेजेस है उसकी सर्विसेज कितनी क्वालिटेटिव है, उस क्वालिटी का असेसमेंट करने के लिए अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसीज काम करती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्रेडिटेशन। अगर वो एक्सटर्नल एजेंसीज आपको मार्क देती है आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो वो मार्किंग क्या कहलाता है, आपका एक्रेडिटेशन कहलाता है। अब हमारे पास इंडिया में दो प्रकार की एजेंसीज है, एक तो होती है नैक और दूसरी होती है NABH। नैक जो होती है वो कॉलेजेस को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेटिंग प्रोवाइड करती है। अगर नैक ने कहा कि ये कॉलेज A+ कैटेगरी का है, इसका मतलब है कि उस कॉलेज के द्वारा सर्विसेज जो दी जा रही हैं, जो एजुकेशन दी जा रही है वो बेस्ट क्वालिटी की है। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग दी जाती है, A+, A, B+B, इस तरीके की ग्रेडिंग दी जाती है। कब देती है, जब ये असेसमेंट कर लेती है। तो पहले जाकर के ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट करेगी, उसके बाद इवैल्यूएशन के आधार पर उसको रेटिंग या ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगी। क्लियर है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट। क्या करती है, असेसमेंट का काम करती है। असेसमेंट करने के बाद क्या करती है, ये एक्रेडिटेशन करती है। एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, नेशनल
असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, पूरा नाम पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या पूछा जा सकता है इसमें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रेडिंग प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को असेस करने के लिए इंडिया में कौन सी एजेंसी काम करती है, वो है आपकी नेक। इसका दूसरा है हॉस्पिटल से रिलेटेड। इंडिया में हॉस्पिटल्स जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज कितनी क्वालिटेटिव है, उस क्वालिटी को असेस करने के लिए कौन सा एजेंसी आपके पास, एनएबीएच, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। तो ये जो एजेंसी है वो एनएबीएच जो है वो हॉस्पिटल्स को रेटिंग प्रोवाइड करती है, कितनी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिनको कि एनएबीएच एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। एनएबीएच हॉस्पिटल्स की अगर आप लिस्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो एनएबीएच हॉस्पिटल्स का मतलब ये हो गया, जो हॉस्पिटल्स एनएबीएच सर्टिफाइड है, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर आपको क्वालिटी लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो, चाहे पेशेंट का चाहे रेस्पॉन्स टाइम हो, ठीक है, चाहे नर्सिंग केयर हो, चाहे मेडिकल केयर हो, हर चीज में आपको प्रॉपर क्वालिटी सर्विसेज आपको मिलेंगी। और जो एनएबीएच एक्रेडिटेड नहीं है वहां पर हो सकता है मिल भी जाए या नहीं भी मिल सकता है, मिल जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसीज पर। लेकिन एनएबीएच सर्टिफाइड है, इसका मतलब एनएबीएच ने पहले उनको इवेल्युएट किया है कि यस, इनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है वो बेस्ट क्वालिटी की है। तो एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स का मतलब होता है कि उन हॉस्पिटल्स के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज कैसी हैं, क्वालिटेटिव नेचर की है। तो ये दो एजेंसी है जो कि एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है। तो एक्रेडिटेशन का मतलब क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ क्वालिटी सर्विसेज बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एफिलिएशन। इट इज द प्रोफेशनल कनेक्शन और रिलेशनशिप between individuals, groups और institutions और ऑर्गेनाइजेशन। एफिलिएशन क्या होता है, अगर दो प्रोफेशनल बॉडीज के बीच में कोई कनेक्शन हो तो वो कनेक्शन कहलाता है एफिलिएशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस जो होते हैं वो किससे एफिलिएटेड होते हैं, आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इन राजस्थान। कहां पर, राजस्थान में। या जनरली बात करें तो किससे एफिलिएटेड होते हैं, हेल्थ यूनिवर्सिटीज में। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो किससे रिलेटेड होते हैं, हेल्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं। तो हेल्थ यूनिवर्सिटीज का काम क्या है, कौन सी एफिलिएशन प्रोवाइड करना, एकेडमिक एफिलिएशंस। कौन सी एफिलिएशंस, एकेडमिक एफिलिएशंस। तो एकेडमिक एफिलिएशंस का मतलब क्या है, ये दोनों प्रोफेशनल बॉडीज जो है वो आपस में, इनके बीच में कनेक्शन है। तो जो भी एग्जाम रिलेटेड वर्क होगा, एजुकेशन रिलेटेड वर्क होगा, वो किसके द्वारा गाइड किया जाएगा, हेल्थ यूनिवर्सिटीज द्वारा गाइड किया जाएगा। इसके अलावा होती है प्रोफेशनल एफिलिएशन, प्रोफेशनल एफिलिएशंस। तो एकेडमिक एम्स को फुलफिल करने के लिए एकेडमिक एफिलिएशंस आपकी यूनिवर्सिटीज के द्वारा दी जाएगी। प्रोफेशनल एफिलिएशंस होती हैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक प्रोफेशनल अप्रोच, प्रोफेशनल माइंडसेट क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल एफिलिएशंस आप ले सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स ग्रुप के साथ। जैसे आप बात करें आईएसपीएन, ये क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज, एनआरएसआई, नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टीएनएआई, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनसे आप एफिलिएशन ले सकते हो। एफिलिएशन लेने का मतलब इनसे रिलेटेड जो भी सर्कुलर या न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके इंस्टीट्यूट को सर्कुलेट कर दी जाएगी ताकि आप उसको अपने इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट कर सको। तो प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए आप प्रोफेशनल एफिलिएशन ले सकते हो एंड एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए आप एकेडमिक एफिलिएशंस लोगे। तो एफिलिएशंस का मतलब समझ में आ गया, इट इज द प्रोफेशनल कनेक्शंस और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन में अंतर समझ में आ गया। एफिलिएशन होता है
कनेक्शन और रिलेशनशिप। एक्रेडिटेशन क्या होता है? असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी सर्विसेज। बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की। तो दो प्रकार के रोल ऑफ नर्स हैं, एक होता है एक्सटेंडेड और दूसरा होता है एक्सपेंडेड। एक्सटेंडेड रोल का मतलब होता है कि जो आपका कन्वेंशनल रोल है, अगर उस कन्वेंशनल रोल के अंदर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो वो हो गया आपका एक्सटेंडेड रोल। एक्सपेंडेड रोल होता है जब आपका जो कन्वेंशनल रोल है, उस कन्वेंशनल रोल के अलावा आप अगर दूसरे एरियाज में भी अपने स्कोप बढ़ाते हो, वो कहलाता है एक्सपेंडेड रोल। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये आपका रोल है, क्या है आपका रोल? नर्सिंग। नर्सिंग किससे रिलेटेड है? पेशेंट केयर से रिलेटेड है, पेशेंट केयर इन हॉस्पिटल। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, हमारे रोल को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। कैसे? हम होम नर्सिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कम्युनिटी नर्सिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हमने हमारे रोल को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। हमारा जो रोल था हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की केयर करना, अब हम पेशेंट की केयर घर पर भी कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ये हमारे क्या हो गए? एक्सटेंडेड रोल। मतलब नर्सिंग क्या है? आपका कन्वेंशनल रोल है। क्या है ये आपका? कन्वेंशनल रोल। कन्वेंशनल रोल मतलब प्रचलित रोल, ठीक है, जो कि आपका आपसे संबंधित है। और इस रोल, ये जो आपका कन्वेंशनल रोल था, इसको आपने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड रोल की। एक्सपेंड रोल का मतलब होता है जब आप अपने कन्वेंशनल रोल की बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरे एरियाज के अंदर आप जाते हो। जैसे कौन कौन से एरिया हो सकते हैं आपके? जैसे आपने कहा कि एनेस्थेटिक नर्स, एनेस्थेटिक नर्स ये क्वालिफाइड होगी किसके लिए? एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया से जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें पर्टिकुलर क्वालिफाइड होगी। टेली नर्सिंग, ठीक है, स्पेस नर्सिंग, जो नर्स जाती हैं उसमें स्पेस में जाती हैं, तो स्पेस के अंदर भी आप सर्विसेज दे सकते हो। तो ये आपका जो हॉस्पिटल या कम्युनिटी वाला सेटिंग है, अगर उससे निकल करके आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो वो हो गया आपका एक्सपेंडेड रोल। तो एनेस्थेटिक नर्सिंग हो गया, टेली नर्सिंग हो गया, स्पेस नर्सिंग हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? आपके एक्सपेंडेड रोल। तो एक्सटेंडेड रोल एंड एक्सपेंडेड रोल का क्लियर अंतर जो था हमको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? बार्गेनिंग का मतलब तो हम सभी को पता है, हम रोज करते हैं दुकानदार के साथ, करते हैं नहीं करते? बार्गेनिंग क्या होती है? इट इज द नेगोशिएशन, मोल भाव करना, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है वो कहलाती है बार्गेनिंग। नेगोशिएट कि ये प्रोडक्ट कितने का दिया आपने? 50 रुपए का, कितने हमें? वी कैन पे ओनली 30 रुपीज। तो ये क्या कर रहे हो आप? नेगोशिएट कर रहे हो। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इन ग्रुप्स विद वन रिप्रेजेंटेटिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कि जब बहुत सारे एम्प्लॉइज इन द ग्रुप, जिनका कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, जब अपने एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। तो यहां पर पैसों का नेगोशिएशन नहीं होता केवल, अब किन किन चीजों का नेगोशिएशन होता है वो हम देखते हैं। तो इट इज द नेगोशिएशन, इट इज द नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड, एम्प्लॉयर मतलब कौन हो गया? जॉब देने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर हो गया। एंड जॉब लेने वाला जो कि काम कर रहा है वो क्या क्या हो गया? एम्प्लॉय। दैट इज द नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विच हैव ए रिप्रेजेंटेटिव on behalf of, on behalf of group of employee
इट इज द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय विच हैव ए रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के जो ग्रुप्स होते हैं, जो लोग हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका एक लीडर होता है, जो कि आपका जो एम्प्लॉयर्स होता है उनके साथ नेगोशिएट करता है। और नेगोशिएट किस कंडीशन के लिए करता है, किन किन चीजों के लिए करता है? वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, लीव, सैलरी, लीव, सैलरी, वेजेस, ठीक है। इन सभी चीजों के लिए क्या करते हैं, वो नेगोशिएशन करते हैं कि हमें कितना चाहिए और आप हमको कितना दे रहे हो, जिसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है। तो अपनी मांगे अपने एम्प्लॉयर के सामने रखते हैं और उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, कि कितना आपने डिमांड किया है। तो एम्प्लॉयर सारी डिमांड आपकी फुलफिल नहीं करेगा, तो एक फिक्स पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर आपके बीच में एक बैलेंस बनेगा। तो वो कहलाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम आती है एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा क्या होता है? जब हम डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाएं। इट इज द कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग on the ground of on the ground of ethical principle. It is the confusion in decision making on the ground of ethical principles if in which selection of a choice hampered the violation of ethical principles। ठीक है। जब नर्स को डिसीजन लेने में परेशानी हो, पेशेंट की केयर से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को लेने में परेशानी हो, क्यों? क्योंकि एथिकल जो प्रिंसिपल्स है वो हैम्पर्ड हो रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है? नर्स को डिसीजन लेने में दिक्कत आती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर नर्स सॉल्यूशन ए पर जाती है तो एक एथिकल प्रिंसिपल्स डिस्टर्ब होता है। अगर सॉल्यूशन बी पर जाती है तो सेकंड एथिकल प्रिंसिपल्स हैम्पर्ड होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कि ये लेना चाहिए, ये सेलेक्ट करना चाहिए, ये सेलेक्ट करना चाहिए, वो डिसीजन लेने में परेशानी होती है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं हम। जैसे एथिकल प्रिंसिपल होता है ऑटोनॉमी। एथिकल प्रिंसिपल होता है एक ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है हमें पेशेंट के ऊपर कोई भी नर्सिंग केयर करनी है, मेडिकल प्रोसीजर करना है, उसमें पेशेंट की सहमति होना जरूरी है। अब आपने कहा कि ऑटोनॉमी का रेस्पेक्ट करें, आप मेडिसिन देने जा रहे हो पेशेंट को, लेकिन पेशेंट ने मना कर दिया। अब आप उसको अगर जबरदस्ती मेडिसिन दोगे तो कौन सा प्रिंसिपल्स हैम्पर्ड होता है? ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल्स हैम्पर्ड होता है कि आपने पेशेंट की सुनी नहीं और केवल अपनी चलाई। तो आपने पेशेंट की ऑटोनॉमी को वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि आप उसकी मर्जी के बिना उसको मेडिसिन दे रहे हो। लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं देते हो तो आप पेशेंट के राइट को भी वायलेट कर रहे हो। राइट टू बी हेल्थी या राइट टू गेट बेटर ट्रीटमेंट, ठीक है, या राइट टू बी क्योर, मतलब ठीक होने का या हेल्दी होने का या बेटर ट्रीटमेंट पाने का जो उसका अधिकार है, उसको आप क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो। तो अगर आप मेडिसिन देते हो तो ये वाला तो फुलफिल हो जाता है, लेकिन ये हैम्पर्ड हो जाता है। और अगर आप मेडिसिन नहीं देते हो तो ये तो फुलफिल हो जाता है, लेकिन ये हैम्पर्ड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? डायलेमा। डायलेमा डुअल डिसीजंस, जो जिनमें उनमें सेलेक्ट करने में परेशानी आती है कि कौन सा लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए। लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है कि पेशेंट के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कौन सा डिसीजन लिया जाएगा? पेशेंट को मेडिसिन दी जाएगी। तो उसमें यह देखना है कि किस डिसीजन को फॉलो करने से पेशेंट को एक्चुअली बेनिफिट होगा, ठीक है।
तो उसके आधार पर फिर ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जहां पर एथिकल प्रिंसिपल्स की बात आती है तो वहां पर अगर एथिकल प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, डायलेमा कहलाती है। डिसीजन मेकिंग हैम्पर्ड हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, वो कंडीशन होती है डायलेमा। अब हमारे पास कुछ कोड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स है, इनको भी हम एक रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी फॉर डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पेशेंट से आपको पूछना पड़ेगा, उसको भी आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बेनिफिशियंस, हम कोई भी काम करें उससे पेशेंट को हमेशा बेनिफिट होना चाहिए, केवल और केवल पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमको काम करना चाहिए। नॉन मेलिफिशेंस, हम कोई ऐसा काम नहीं करें, हम कोई ऐसी माल प्रैक्टिस नहीं करें जिससे कि पेशेंट को नुकसान हो। वी डू नो हार्म। जस्टिस, ऑल पेशेंट डिजर्व द सेम स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ केयर। जस्टिस का मतलब आपको पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि ये पेशेंट मेरी हर बात मानता है तो उसकी मैं अच्छे से देखभाल करूं, और ये पेशेंट मेरे को परेशान करता है, इरिटेट करता है, तो मैं इसके लिए कम ट्रीटमेंट करूं, या इसको क्वालिटी सर्विसेज नहीं दूं, या इसको बस ऐसे ही इसका काम चला दो। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑल पेशेंट डिजर्व द सेम स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ केयर। वेरासिटी, बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ट्रस्ट एंड पीआर, मतलब पेशेंट से आपको झूठ नहीं बोलना है, जो भी हकीकत है, जो भी सच्चाई है, वो पेशेंट के साथ आपको शेयर करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सुपीरियर्स के अलावा या फिर जो भी उसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है उनके अलावा किसी थर्ड पर्सन से आपको शेयर नहीं करनी है। तो रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड विशेज ऑफ अदर्स, प्राइवेसी को आपको मेंटेन करना है। तो ये आपके 6 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है, ऑटोनॉमी है, बेनिफिशेंस, नॉन बेनिफिशेंस, जस्टिस, वेरासिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के जो चैप्टर्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और मैक्सिमम जो टर्मिनोलॉजी थी मैनेजमेंट की वो हमने कवर की है। क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इन्हीं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इतना भी आपने पढ़ लिया तो आप जो है क्वेश्चंस अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। आज तक की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, आज तक जो भी हमने पढ़ा शुरू से लेकर एंड तक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।